उस वारदात की सराख रसी जिसमें जुर्म से मुजरिम तक सब आया थे। कामयाब मंसूबाबंदी के बाद भी कई मराहिल दरपेश होते हैं। जो इन मरहलावार गुत्थियों से आसानी निकल जाए वही कामयाब मंसूबा साज होता है। उसने हर तरफ नज़र रखी थी मगर एक मामूली सी गलती उसे ले डूबी। सलीम अनवर की एक शाहकार तहरीर सबूत। दरवाजे पर आवेदा तख्ते पर वाज़े लिखा हुआ था, पीर के रोज़ कैफ़े बंद रहता है, लेकिन मैं और मेरा पार्टनर हार्ट इस रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए नहीं आए थे। आज सुबह सवेरे के मेन्यू में कत्ल की वारदात लिखी हुई थी और कूजी नामी कैफ़े की शरीक मालका लीजा कैसल इस वारदात का शिकार हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। कूजी कैफ़े की दूसरी शरीक पार्टनर एनी फ्लीमिंग ने आंसू बहाते हुए कहा, आज हमारे कैफ़े में तातील होती है, लेकिन हमें अपने बिजनेस के सिलसिले में एक मीटिंग के लिए यहाँ सुबह सवेरे आना था। लेकिन अब उसने उस लाश से नज़रें हटाते हुए कहा जो रेस्टोरेंट के किचन के फर्श पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, क्या तुम इस चाकू को पहचानती हो जिससे तुम्हारी पार्टनर को कत्ल किया गया है? मेरे साथी हार्ट ने पूछा। मैं इसकी तरफ देखना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, रैक में रखे हुए चाकुओं में से एक गायब है। जो चाकू लीजा के वजूद में उतरा हुआ है, इसका दस्ता बिल्कुल दीगर चाकुओं ही की तरह है। इतने में एक बावर्दी पुलिसमैन ने कमरे के दरवाजे से झांका और बोला, कोई शख्स बाहर खड़ा है। उसका कहना है वो यहाँ का बिजनेस मैनेजर है। ओह, एनी फ्लीमिंग तकरीबन चीख पड़ी। वो हार्वे होगा, हार्वे स्टॉक। खुदा का शुक्र है वो यहाँ आ गया। हम बावर्दी पुलिसमैन के पीछे पीछे डाइनिंग एरिया की तरफ चल पड़े। हार्वे, एनी फ्लीमिंग ने रुहासी लहजे में कहा, बेचारी लीजा मर चुकी है, मैंने सुन लिया है। उस दराज़ शख्स ने कहा और साथ ही एक रुमाल की मदद से अपने बारिश में भीगे हुए बालों को थपथपाते हुए खुश्क करने लगा। पुलिसमैन ने मुझे बताया है उसे कत्ल किया गया है। काश मैं जल्दी यहाँ आ जाता, लेकिन इस बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी बेहद मुतासिर हुई है। मैं भी इसी वजह से लेट हो गया। तो आज सुबह की मीटिंग में तुम्हें भी शरीक होना था? मैंने उस दराज़ का शख्स स्टार्क से पूछा। हाँ, स्टार्क ने जवाब दिया। फिर एनी की जानिब घूम गया। क्या चोरी की कोई अलामत तो नहीं है एनी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ गायब है। मैंने अपनी दस्ती घड़ी की तरफ देखा। 8:30 बज रहे थे। मैडम, हमें यहाँ आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने एनी से कहा, तुम किस वक्त यहाँ पहुँची थी? 8:00 पर। लीजा की कार पार्किंग एरिया में मौजूद थी। जब वो मुझे दफ्तर में नज़र नहीं आई तो मैं किचन में चली गई और ओह, ऐसी हरकत भला कौन कर सकता है? बिल्कुल यही सवाल मैं भी अपने आप से कर रहा था, स्टार्क ने कहा, और मेरे जहन में जिस पर्दे वाहिद का ख्याल आया वो मार्टिन यारकर है। ये नाम सुनते ही एनी फ्लीमिंग के हलक से एक कराह सी निकल गई और उसका मुंह हैरत से खुल गया। तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो हार्ट और मेरी तरफ घूम गई। मार्टिन यारकर हमारे बावर्चियों में से एक है। एक था, लीजा ने कहा। कल उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। क्यों? हार्ट ने तेजी से पूछा। इसलिए कि वो खानों के ऑर्डर में गड़बड़ कर देता था। वो किसी गाहक के आर्डर को किसी दूसरे गाहक के आर्डर के साथ गड़बड़ कर देता था। वो ऐसा कई मर्तबा कर चुका था, स्टॉक ने बताया। एनी ने इस बात में सर हिलाया और बोली, हाँ, जब लीजा ने उसे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया तो वो खौफनाक हद तक गुस्से में आ गया था। वो बहुत बुरा भला कहता रहा और धमकी भी दी कि उसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। क्या तुम्हारे पास उसका पता मौजूद है? मैंने पूछा। यकीनन, हम अपने दफ्तर में तमाम मुलाजमिन का रिकॉर्ड पास रखते हैं। मैं पता लेकर आता हूँ, स्टार्क ने कहा। मैं और हार्ट उसके साथ चल पड़े। अगर ये हरकत मार्टिन पार्कर की है तो मुझे उम्मीद है तुम लोग उसे गिरफ्त में ले ही लोगे। रेस्टोरेंट के मैनेजर स्टार्क ने तेजी से मार्टिन का पता एक कागज़ पर लिखते हुए कहा। हो सकता है तुम लोग उसकी उंगलियों के निशानात भी हासिल कर लो और इन निशानात को चाकू पर मौजूद निशानात से मैच करने में कामयाब हो जाओ। फिर वो इसकी तेवरियों पर बल पड़ गए। बेशक इस बात से ये कोई ज़्यादा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ काम करने के दौरान में वो हर रोज़ इस चाकू को इस्तेमाल करता रहा होगा।
चाकू पर उसकी उंगलियों के निशानात वाज़ेह तौर पर ثبت होंगे। मैंने स्टॉक से वो पता ले लिया और हार्ट के हमरा बाहर गीली सड़क पर निकल आया। मार्टन पार्कर की रिहाइश 2 मील के फासले पर एक बे कैफ से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में थी। उसके दरवाजे पर पहुंचकर हार्ट ने दस्तक दी। 1 मिनट गुजरा, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर 1 मिनट और गुजर गया। अब क्या करें लैनी, उसने मुझसे पूछा। दोबारा दस्तक दो, मैंने कहा। हार्ट ने दस्तक देने के इरादे से अभी हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। दरवाज़ा घुटे हुए शख्स के एक उधेड़ उम्र शख्स ने खोला। हार्ट और मैंने अपने अपने शनाख्ती बैज उसको दिखाए। वो तीखी नज़रों से हमें घूरने लगा। क्या तुम मार्टन पार्कर हो? हाँ। बुरा तो नहीं मानोगे अगर हम अंदर आ जाएं और तुमसे कुछ सवालात पूछ लें? किस बारे में? मैं उस पर नज़रें जमाते हुए उसका बगौर जायजा लेते हुए बोला। लीजा कैसल को चाकू घोंप कर हलाक कर दिया गया है। मार्टन पार्कर ने इस खबर पर पलकें तक नहीं झपकाईं। अलबत्ता उसका जबड़ा तन गया। उसने हमें अंदर आने के लिए मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मकतूला ने कल तुम्हें मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया था, ये बात दुरुस्त है ना? मैंने पूछा। उस उधेड़ उम्र शख्स ने छाने उचका दिए। हाँ, लेकिन मुझे एक और बेहतर मुलाजमत की ऑफर आई हुई थी। इस सिलसिले में मेरा आज इंटरव्यू है और कुछ देर के बाद मुझे वहाँ जाना है। आज सुबह की बात हो रही है, तो ये भी बता दो सुबह 7 और 8 बजे के दरमियान तुम कहाँ थे? मेरे साथी हार्ट ने पूछा। यहीं पर था। क्या कर रहे थे? कोई अखबार पढ़ रहा था और कॉफ़ी पी रहा था। क्या कोई इस बात की तस्दीक कर सकता है? मैंने पूछा। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मैं यहाँ तन्हा रहता हूँ। लीजा के कत्ल में जो चाकू इस्तेमाल किया गया है, इस पर हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशानात पाए जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते। हम तुम्हें घसीट कर पुलिस हेडक्वार्टर भी ले जा सकते हैं। हाँ, मार्टन ने गुर्राते हुए कहा। मेरा ख्याल है तुम ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें लीजा की पार्टनर एनी फ्लेमिंग और मेजर हार्वे स्टॉक को भी घसीट कर लाना चाहिए। उसे पुराने तर्ज पर बरकरार रखना चाहिए। एनी और लीजे में अक्सर तू मैं होती रहती थी। लीजे उसे पुराने तर्ज पर बरकरार रखना चाहती थी, जबकि एनी कैफे में तब्दीली लाना चाहती थी, उसे जदीद फैशन के मुताबिक ढालना चाहती थी। और मेजर हार्वे स्टॉक, वो भी तब्दीली लाने का हामी था। इसीलिए लीजा और स्टॉक के दरमियान कभी नहीं बनी। मेरा ख्याल है हमें मार्टन पार्कर को घसीट कर ले आना चाहिए था, मेरे साथी हार्ट ने कार में बैठते हुए कहा। और एनी फ्लेमिंग और हार्वे स्टॉक को भी ले आना चाहिए, वो बुड़बुड़ा रहा था। इन सब कामों के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है। हार्ट, मैंने कहा, फिलवक्त तो कोई चीज़ मुझे परेशान किए हुए है, मेरे ज़हन में बोझ बनी हुई है। किस बारे में? आलय कत्ल के बारे में, मैंने बताया। उस चाकू के बारे में जिससे लीजा को कत्ल किया गया है। हार्ट ने कहा। इन तीनों को इल्म था कि वो चाकू कहाँ रखा रहता था और इन तीनों में से कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता था। ये बात तो मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त, मैंने कहा, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं, बात चाकू की नहीं बल्कि चाकू से मुत्तालिक है। किसी ने उस चाकू के बारे में कोई बात कही थी, कोई ऐसी बात? और फिर मुझे वो बात याद आ गई। हाँ, मैंने अपनी उंगलियां चटखाते हुए पुरजोश लहजे में कहा, मुझे याद आ गया हार्ट, अब मैं जान गया कि यह वारदात किसने की है और कातिल कौन है। हार्ट आंखें फाड़े मेरी सूरत तकने लगा। कौन है? हार्वे स्टॉक। वो कैसे? उसने कहा था हमें चाकू पर मार्टन मार्कर की उंगलियों के निशानात मिल सकते हैं। फिर उसने कहा अगर हमें चाकू पर उसकी उंगलियों के निशानात मिल भी जाते हैं, तब भी ये बात ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं होगी, क्योंकि मार्टन अपने काम के दौरान में रोज़ाना ही उस चाकू को इस्तेमाल करता रहता है, मैंने बताया। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि मार्टन कातिल नहीं, कातिल वही है? हार्ट ने उलझे हुए लहजे में कहा। ऐसे उसे कैसे पता चला कि आला कत्ल चाकू है? और मजीद आम बात ये कि उसे कैसे पता चला ये किचन के चाकुओं में से एक चाकू है जिससे कत्ल किया गया है? ये बात तो हम में से किसी ने उसे नहीं बताई।
और न ही एनी फ्लेमिंग ने उससे ये बात कही थी। हम में से किसी ने भी चाकू का कोई तस्करा नहीं किया था और हार्वे स्टॉक ने तो किचन में कदम भी नहीं रखा था जहां लीजा कैसल की लाश पड़ी थी, और ना ही मैंने उसे लाश देखने दी थी। हमने उससे डाइनिंग एरिया में मुलाकात की थी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, हार्ट पुरजोश लहजे में बोला। आलय कत्ल के बारे में इतनी वजाहत से तो जो कुछ स्टॉक ने बयान किया था वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है अगर उस चाकू को इस्तेमाल करने वाला वो खुद ही हो। तुमने जबरदस्त बात सोची लेनी। हमने तलाशी का वारंट जारी कराया और जब हमने हार्वे स्टॉक के कोट पर लीजा कैसल के खून का धब्बा तलाश कर लिया तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसने बताया वो मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जल्दी पहुंच गया था। उस वक्त लीजा कैसल किचन में मौजूद थी। इनके दरमियान इस बात पर बहस छिड़ गई कि स्टॉक कैफे में तब्दीली लाने के लिए जोर दे रहा था। जब स्टॉक अपनी जिद पर अड़ा रहा तो लीजा कैसल ने कारोबार में लगा हुआ अपना सरमाया वापस लेने की धमकी दे दी। इस धमकी पर हार्वे स्टॉक इश्तियाल में आ गया और उसने कुछ दूर काउंटर पर रखा हुआ चाकू लपक कर उठा लिया और लीजा को घोंप दिया। फिर वो वहां से निकल गया। बाद में वो दोबारा कैफे वापस आ गया और ये जाहिर किया जैसे वो तयशुदा मीटिंग में शिरकत के लिए उसी वक्त वहां पहुंचा है। बस उससे ये चूक हो गई, वो बातों में आलय कत्ल बयान कर गया। उसे मालूम नहीं था कि उसकी ये गलती उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएगी।